चलिए जी, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 10, दैट इज ऑडिट ऑफ बैंक। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक ऑडिटर को बैंक किस तरह से ऑडिट करना चाहिए और बैंक ऑडिट करते टाइम क्या क्या प्रोटोकॉल्स वो फॉलो करेगा, क्या क्या रेगुलेशंस वो फॉलो करेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है? जैसे हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री है या बैंकिंग सेक्टर है, वो हमारी टोटल इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन होता है। मतलब बैंक की जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, लोन ऑब्टेन, डिपॉजिट्स टेकिंग एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन। तो इट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टू गेट द ट्रू एंड फेयर रिजल्ट ऑफ द बैंकिंग, कि बैंक के ऑपरेशन ऐसे होने चाहिए कि लोग उस पर विश्वास रख के अपना हार्ट एंड मनी वहां पर जमा करवा सके। बट ये वेरीफाई करने के लिए कि एक्चुअल में उनके बैंक ऑपरेशंस ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, एक मैकेनिज्म लाया गया जिसको हम बोलते हैं बैंक ऑडिट। उसके बाद हमारा आता है कैटेगरीज ऑफ बैंक। कितने तरह के बैंक इंडिया में होते हैं? कॉमर्शियल बैंक, रीजनल, रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पेमेंट बैंक एंड डेवलपमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। कॉमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? ऐसे बैंक जो पब्लिक से डीलिंग करते हैं, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स को ग्रांट करते हैं। आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, ऐसे बैंक जो रूरल कम्युनिटीज की नीड्स को केटर करने के लिए बनाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक। जैसे सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, ओके, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, ये सब। कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे बैंक होते हैं भी कॉमर्शियल बैंक ही हैं, बट जो कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर बने होते हैं उनको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। पेमेंट बैंक allowed to accept the deposit but they cannot issue the loan and credit card। मतलब डिपॉजिट्स तो वो ले सकते हैं बट कोई लोन से क्रेडिट कार्ड वो इशू नहीं कर सकते। डेवलपमेंट बैंक जो इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए इंडिया को लोन प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट बैंक। जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कवर करते हैं, उसको बोलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब। अब व्हाट इज आरबीआई? आरबीआई का रेगुलेटिंग बॉडी हम इसको बोलते हैं, एपेक्स बॉडी ऑफ इंडिया, अपेक्स बॉडी ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं। आरबीआई किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आरबीआई हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट को डेवलप करने के लिए और सुपरवाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो भी हमारी बैंक्स होते हैं उनको। अब जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, क्रेडिट पॉलिसीज होती हैं, उनको डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे CRR, SLR, ये सब कितना रहेगा। जो हमारी कॉमर्शियल और अदर बैंक की एक्टिविटीज होती है उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब मेनली आरबीआई के क्या फंक्शंस होते हैं? करेंसी को इशू करना, करेंसी को रेगुलेट करना, और दूसरे बैंकों के लिए एक्ट एज अ बैंकर एक्ट करना, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी एक्ट एज अ बैंकर करना। एंड इट इज टू बी प्रेफरेबल दैट कोई भी बैंक ओपन नहीं हो सकता जब तक वो आरबीआई से सर्टिफिकेट ऑफ लाइसेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता। अब आरबीआई को क्यों रेगुलेट करना पड़ता है? आरबीआई को रेगुलेट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इतनी सारी पेक्युलरिटीज होती हैं जिसकी वजह से उसको रेगुलेट करना अटमोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। पेक्युलरिटीज जैसे ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस, Peculiarities like huge volume of transaction, complexity of transaction, wide geographical area, and large range of product and services, extensive use of technology, and strict vigilance by the banking regulator। ये सारे ना कठिनाइयां होती है, बेसिकली ये सारी पेक्युलरिटीज इन्वॉल्व होती है जिसकी वजह से उसको रेगुलेट करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए आरबीआई इनको रेगुलेट करता है। क्या क्या पेक्युलरिटीज होती है? ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, complexity of transaction, technology, and wide geographical area, large range of product and सर्विसेज ऑफर। फिर बैंक ऑडिट ओवरऑल अप्रोच, दिस इज द ओवरऑल अप्रोच। हाँ, ओके। फर्स्ट इज, तीन ओवरऑल अप्रोच में आता है। फर्स्ट इज ड्रॉइंग द प्लान, कंट्रोल एनवायरमेंट देखना, एंड एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। फर्स्ट इज ड्रॉइंग द प्लान, सेकंड द कंट्रोल एनवायरमेंट, एंड थर्ड इज एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। प्लान कैसे ड्रॉ करना है? एंड प्लान शेल बी ड्रॉन अप बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ ऑपरेशन, नेचर ऑफ एडवर्स फीचर्स, लेवल ऑफ कंप्लायंस, एंड ऑडिट रिस्क, ब्रेच ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मतलब जब हम बैंक ऑडिट प्लान बनाएंगे तो उस टाइम पर ये सारी चीजें हम देखेंगे। नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशन, नेचर ऑफ एडवर्स फीचर, लेवल ऑफ कंप्लायंस कितने हो रहे हैं, और इंटरनल कंट्रोल कितने कंप्लाई हो रहे हैं, वो इफेक्टिव है इफेक्टिव नहीं है। अब कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या देखते हैं कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या, जैसे जो बैंक है उसकी सेग्रीगेशन ड्यूटीज कैसी हैं, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर कैसा है, लोग कंट्रोल्स को फॉलो करते हैं या नहीं करते, ये सारी चीजें हम वहां पर देखते हैं। एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, अगर हमें एक बेस्ट या इफेक्टिव ऑडिट प्लान ड्रॉ करना है तो एंगेजमेंट टीम का डिस्कशन होना जरूरी है। अब टीम डिस्कशन में क्या क्या चीज हम करेंगे? एरर्स जो हो सकते हैं, एरर्स एरर्स जो पिछले पीरियड्स में हो चुके हैं,
किन मेथड से फ्रॉड हो सकता है, एंगेजमेंट रिस्क को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके रखना है और अलर्ट भी रहना है। तो ये सारी चीज क्या है जो हम डिस्कस करेंगे। पहला, एरर्स जो हो चुके हैं, एरर्स जो हो सकते हैं, किस मेथड से एरर हो सकते हैं, जो रिस्क आने वाला उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और नीड टू मेंटेन द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब इस डिस्कशन की क्या एडवांटेजेस होंगे हमें, सबसे पहला, कहां पर मुझे ज्यादा ध्यान देना है वो एम्फेसाइज हो जाएगा, किसको क्या काम डेलीगेट करना है वो भी पता चल जाएगा, और किस स्पेशलिस्ट को हायर करने की नीड है या नहीं है वो भी हमें पता चल जाएगा। देन फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थर्ड शेड्यूल में बनती है बैलेंस शीट्स वगैरह। फॉर्म ए में बनाई जाती है बैलेंस शीट एंड फॉर्म बी में बनाई जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, मतलब ऑडिट का ना, जैसा हम लॉ में पढ़ते हैं 141 सेक्शन हम पढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी का, क्वालिफिकेशन का, पावर्स का, ड्यूटीज का, वो सेम टू सेम हमारे बैंक ऑडिटर के भी रहते हैं। समझ गए? ये चीज आपको याद रखनी है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा? अगर बैंकिंग कंपनी है कोई भी जो नेशनलाइज बैंक नहीं है, सरकारी बैंक जो नहीं है, उसका एजीएम में होगा। अगर नेशनलाइज बैंक है तो बैंक खुद करेगा, बट दोनों में आरबीआई के अप्रूवल की नीड होगी, मतलब आरबीआई की अप्रूवल हमें लेनी पड़ेगी। ओके, और आरआरबी का वो खुद करेगा विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो भी ऑडिटर आता है उसको रेम्यूनरेशन भी दिया जाता है। अब रेम्यूनरेशन किस बेसिस पर दिया जाएगा वो देखते हैं। बैंकिंग कंपनी है तो जनरल मीटिंग में पता चलेगा, अगर नेशनलाइज बैंक है या फिर एसबीआई है तो आरबीआई के कंसल्टेशन से हम उसको फिक्स करेंगे। अब आता है कंडक्टिंग ऑफ बैंक ऑडिट, मतलब बैंक ऑडिट अगर हमें करना है या ब्रांच ऑडिट हमें करना है तो ये सारी डिटेल्ड स्टेजेस हैं जहां पर मुझे बैंक ऑडिट करना, जिसको फॉलो करके मैं बैंक ऑडिट पूरा करना पड़ेगा। फर्स्ट इज इनिशियल कंसिडरेशन, इनिशियली मुझे क्या करना है? डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस, मतलब अगर कहीं ऑडिटर को कुछ पैसा बैंक को देना तो नहीं है, मतलब कहीं वो ऑडिटर बैंक का बोरोवर तो नहीं है, तो वो सारी चीज हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन ऑफ इनिशियल असाइनमेंट्स, इंटरनल असाइनमेंट्स बेसिकली, मतलब ऑडिटरशिप के अलावा कौन कौन से असाइनमेंट्स उसने होल्ड कर रखी हैं। प्लानिंग करना है, पिछले ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करना है, टर्म्स डिस्कस करनी है, इनिशियल एंगेजमेंट के केस में ओपनिंग बैलेंसेस भी वेरीफाई करने हैं, एंगेजमेंट रिस्क को एसेस करना है, एंगेजमेंट टीम एस्टेब्लिश करनी है, और बैंक के उसके एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड भी करना है। समझ गए? ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, याद रखना है इसको। ओके, फिर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फिर रिस्क को मुझे आइडेंटिफाई करना है और एसेस भी करना है। अभी आगे एक थोड़े से आसान है, आप ले आओ नोट्स इतने, जल्दी ले आओ। थर्ड, अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल, बैंक को और उसके एनवायरनमेंट को और उसके इंटरनल कंट्रोल को हमें अंडरस्टैंड भी करना है। अब अंडरस्टैंड से मुझे क्या पता चलेगा? रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएगा और एसेस हो जाएगा, और मैं ये भी पता लगा पाऊंगा कि जो मेरे कंट्रोल्स है वो ऑपरेटिंग इफेक्टिव हैं या नहीं है। तो मैंने अभी मैंने भी क्या बताया? मैंने भी ये बताया आपको कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बैंक को, उसके एनवायरनमेंट को और उसके इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करेगा। अंडरस्टैंडिंग से उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो रिस्क को एसेस कर पाएगा, और कंट्रोल्स कितने इफेक्टिव हैं वो भी उसको पता चल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द बैंक अकाउंटिंग प्रोसेस, अब बैंक की अकाउंटिंग प्रोसेस में चेक करने किस तरह से वहां पर ट्रांजेक्शन इनिशिएट होती है, रिकॉर्ड होती है, प्रोसेस होती है, और लास्ट में फिर जाके वो करेक्ट होती है। अंडरस्टैंडिंग द रैप एंटिटीज रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, मतलब मुझे ये देखना है कि बैंक का आरएम पे कितना रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कितना है, मतलब बैंक अपने यहाँ लेवल पे कितने रिस्क को मैनेज करता है, कि कैसे रिस्क को एसेस करता है। अब इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, अगर हम कह रहे हैं कि बैंक का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिव होना चाहिए, तो इफेक्टिव कब होगा? जब ये चारों चीजें उसमें प्रेजेंट होंगी। पहला, टीसीडब्ल्यू जी टाइमली बेसिस पर ओवरसाइट करते होंगे, रिस्क मॉनिटर्ड होता होगा, कंट्रोल एक्टिविटी होंगी, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज होंगी, और रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी होगा। अगर ये पांच चीजें हैं तो हम कहेंगे कि बैंक का जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो इफेक्टिव है, अदरवाइज वो इफेक्टिव नहीं है। गॉट इट? दोबारा पढ़े एक बात, मतलब हम कब बोलेंगे कि बैंक का आरएमपी इफेक्टिव है? जब टीसीडब्ल्यू ओवरसाइट करते होंगे, मॉनिटरिंग होता होगा, कंट्रोल एक्टिविटीज सही होंगी, और रिस्क टाइमली बेसिस पर आइडेंटिफाई हो रहा होगा, और रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। फिर मुझे एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कशन भी करना है। सामने देखो, ये सिर्फ रीडिंग की है, स्ट्रेटेजी बनानी है, प्लान बनाना है, और एक समराइज प्लान बनाना है जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम, जिसके अंदर
कितने प्रोसीजर्स लगाने हैं, कितने इश्यूज हैं। ओके, और ये मेमोरेंडम एक एविडेंस के रूप में काम करेगा कि एंगेजमेंट बिल्कुल सही से हुई है। मेटलिटी डिटरमाइन करनी है, गोइंग कंसर्न कंसिडर करना है, रिस्क ऑफ फ्रॉड एसेस करना है, कितने स्पेसिफिक रिस्क, कितने रिस्क आ सकते हैं एंगेजमेंट पर वो देख सकते हैं। अगर बैंक अपनी कुछ एक्टिविटीज आउटसोर्स भी करता है, मतलब किसी और से भी वो करवाता है, तो उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज। उन आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज में कोई रिस्क है या नहीं है वो भी हमें एसेस करना है। स्ट्रेस टेस्टिंग करें। स्ट्रेस टेस्टिंग होता है कि बैंक का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितना स्ट्रेस झेल सकता है, कितना स्ट्रेस वो हैंडल कर सकता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। बेसल थ्री फ्रेमवर्क, जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं बेसल थ्री फ्रेमवर्क्स। और बेसिकली उन फ्रेमवर्क की रेगुलेशंस बैंक ने कंप्लाई की है या नहीं कि वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। एंड लास्ट में जिससे अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, मार्केट इंपोर्टेंट, दैट इज पॉइंट नंबर 18, रिलायंस एंड रिव्यू ऑफ द अदर रिपोर्ट। अब इसमें ये बात बोला है कि ऑडिटर जब बैंक ऑडिट करेगा तो कौन कौन सी अदर रिपोर्ट्स वो यूज कर सकता है। फर्स्ट, प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट, कोई आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट, रिपोर्ट एंड वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज, इंटरनल रिपोर्ट एंड मैनेजर चार्ज हैंडलिंग ओवर रिपोर्ट। ये क्या होता है, मतलब मैनेजमेंट जब चेंज होती है ना, तो पुराना मैनेजमेंट नए वाले को चार्ज रिपोर्ट देके जाता है कि देखो ये काम हो गया, ये काम बचा हुआ, ये काम आपको करना है, उसको बोलते हैं मैनेजर चार्ज हैंडलिंग रिपोर्ट। गॉट इट एवरीवन। उसके बाद एडवांसेस, डाउट है कोई? अच्छा, एडवांसेस, एडवांसेस क्या होता है, मतलब ऐसा अमाउंट ऑफ मनी जो बैंक किसी और को देती है उसको हम बोलते हैं एडवांसेस। अरे देयर आर टू टाइप ऑफ एडवांसेस, फर्स्ट इज फंडेड एंड सेकंड इज नॉन फंडेड। फंडेड कौन से होते हैं, जिसमें आउटफ्लो ऑफ मनी आज ही होता है, मतलब आज ही पैसा बाहर जाता है, उसको हम बोलते हैं फंडेड एडवांस। नॉन फंडेड, जिससे पैसा बाहर नहीं जाता। जैसे मान लो मैंने आर्यन के बिहाफ पे किसी और को गारंटी दी है, तो मैं बैंक हूं, क्या मेरे बिहाफ पे, मेरे एंड पे आज कोई फिगर आउट हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है, तो फिर वो क्या हो गया, नॉन फंडेड एडवांसेस। ओके जी। बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर कैसे करना है, बिल परचेज कितने में वो अलग से दिखाना है, ओवरड्राफ्ट अलग से, टर्म लोन अलग से, टेंजिबल एसेट्स अलग से, बैंक गारंटी अलग से, अनसिक्योर्ड अलग से, ये सारी चीज मुझे अलग अलग दिखानी पड़ेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, एडवांसेस किस तरह से क्लासिफाई करने हैं मुझे, सेक्टर वाइज, सिक्योरिटी वाइज और प्रूडेंशियल नॉर्म वाइज। सेक्टर वाइज में दो आते हैं, प्रायोरिटी एंड नॉन प्रायोरिटी। सिक्योरिटी वाइज में भी दो, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। प्रूडेंशियल नॉर्म में भी दो, स्टैंडर्ड एंड एनपीए। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस। इसको फर्दर रीड कर लेना बस। ओके, अब जैसे मैंने बताया था आपको, क्लासिफिकेशन में दो इंपॉर्टेंट होते हैं, सेक्टर वाइज एंड सिक्योरिटी वाइज। सेक्टर वाइज हमारा था प्रायोरिटी एंड नॉन प्रायोरिटी। जैसे अब हाउसिंग है, एडुकेशन है, एमएसएमई है, एग्रीकल्चर है, ये सारे कौन से में आते हैं, प्रायोरिटी में आते हैं, प्रायोरिटी वाले में आते हैं। इनके अलावा सारे नॉन प्रायोरिटी में आते हैं। सिक्योरिटी में प्राइमरी और कोलेटरल, जब हम पहली बार सिक्योरिटी ऑफर करते हैं और लोन ऑब्टेन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। बट बाद में अगर लोन एडवांस एनहेंस करवाना हो और हम एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। अब कौन कौन से टाइप ऑफ सिक्योरिटी बैंक एक्सेप्ट करता है, क्या बोला मैंने, कौन से टाइप ऑफ सिक्योरिटीज बैंक एक्सेप्ट करता है। जैसे ये हमारा हो गया, गोल्ड हो गया, ओके, और पर्सनल गारंटी हो गया, थर्ड पार्टी गारंटी हो गया, एलआईसी हो गया, स्टॉक शेयर्स हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। इट मीन्स कि ये सारे टाइप ऑफ सिक्योरिटी बैंक एक्सेप्ट करता है, मतलब बैंक की नजरों में ये सारी सिक्योरिटी मान्य है। ये अगर कोई दे रहा है तो वो एक्सेप्ट करके लोन प्रोवाइड कर सकता है। अब मोड ऑफ क्रिएटिंग द सिक्योरिटी, मतलब कौन से टाइप की सिक्योरिटी, वो ऊपर आ गया, समझ गए। अब बात हमारी ऐसी है कि सिक्योरिटी हम क्रिएट कैसे करेंगे। फर्स्ट इज मोर्गेज, सेकंड इज प्लेज, थर्ड इज हाइपोथिकेशन, फोर्थ असाइनमेंट, फाइव सेट ऑफ, एंड सिक्स लीन। मोर्गेज क्या होता है, देखो मोर्गेज और प्लेज में एक बहुत बेसिक सा फर्क है। अगर गुड्स हमारे ऐसे हैं जो मैं उठा के सामने वाले को गिरवी रख रहा हूं, जैसे मान लो अब मुझे ये घड़ी गिरवी रख के 1 लाख का लोन चाहिए है, घड़ी गिरवी रख दी, तो ये मोर्गेज है प्लेज है, इसको बोलते हैं प्लेज। अब मेरा घर है, ओके, अब कोई पर्सन है घर गिरवी रख के लोन ले रहा है, तो ये कौन सा हुआ, प्लेज या मोर्गेज। मोर्गेज, क्योंकि घर उठा के गिरवी रखना पॉसिबल नहीं है, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन दिए जाए बस, उसको हम बोलते हैं मोर्गेज। ओके, मोर्गेज भी दो तरह की होती है, फर्स्ट इज
रजिस्टर्ड एंड सेकंड इज इक्विटेबल। अगर बैंक के नाम पे रजिस्टर्ड होनी है तो रजिस्टर्ड, सिर्फ डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो तो उसको हम बोलते हैं इक्विटेबल। जब फिजिकली ट्रांसफर ऑफ गुड्स का मतलब बेलमेंट हो गुड्स का तो वो क्या होता है, प्लेज। हाइपोथिकेशन, जहां पर ना तो ओनरशिप जाती ना कस्टडी जाती, सब कुछ मेरे पास रहता है, सिर्फ एक हाइपोथिकेशन डीड करके मैं मूवेबल सिक्योरिटीज पे लोन ऑब्टेन कर लेता हूं, उसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन। जैसे कार लोन, कार भी हमारे पास, आरसी भी हमारे पास, फिर भी लोन चल रहा होता है, ये इक्विटेबल बेसिस पे होता है। इक्विटी रीजन मतलब भरोसे के ऊपर होता है कि ये बंदा पैसे पे कर देगा, और जब नहीं पे करेगा तो उसके गुड्स हम उठा के ले जाएंगे। असाइनमेंट का क्या मतलब होता है, असाइनमेंट मतलब जहां पर हमें फाइनेंशियल एसेट डिलीवर करनी होती है। जैसे मान लो मैंने किसी एक्सवाइजेड कंपनी में 1000 शेयर्स ले रखे हैं वर्थ रुपीज 1 करोड़ रुपीज की, ओके। अब वो 1 करोड़ रुपए की शेयर्स गिरवी रख के फिर मैं लोन ले रहा हूं, तो वो हमारा होता है असाइनमेंट। क्या बोलते हैं उसे, असाइनमेंट, ओके। जब हम कोई डेटर, कोई एलआईसी, कोई इन्वेस्टमेंट गिरवी करके लोन लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू अकाउंट। इसमें पता है क्या बात है, जैसे आर्यन है, आर्यन का एक बैंक में सेविंग अकाउंट है और एक बैंक में नहीं लोन अकाउंट है, एक में सेविंग और उसी में लोन अकाउंट। अब लोन अकाउंट नेगेटिव में चल रहा है, सेविंग पॉजिटिव में चल रहा है, तो क्या बैंक के पास राइट है कि दोनों को सेट ऑफ कर सकता है, हाँ राइट है। अब एक बात बताओ, आर्यन का दो ब्रांचेस अलग अलग में अकाउंट है, लेट्स से मानसरोवर पार्क है, एक वहां पर एसबीआई है और एक मेडिकल मोड है वहां पर एसबीआई है। अब दोनों में अलग अलग है, मेडिकल मोड वाले में इसका लोन चल रहा है और मानसरोवर वाले में इसका सेविंग अकाउंट है, एक में पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव है। तो मुझे ये बताओ क्या सेट ऑफ हो सकता है अब भी, बताओ। बिल्कुल हो सकता है। अब एक बात बताओ, अगर वो ब्रांच होती आईसीआईसीआई की, ये ब्रांच होती एसबीआई की, फिर हो सकता था, नहीं, क्योंकि इंटर ब्रांच हो गया फिर वो। अगर बैंक सेम है, ब्रांच अलग है, बैंक सेम और ब्रांच अलग, तो हो जाएगा। एक ही ब्रांच हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बैंक ही अलग हो तो पॉसिबल नहीं है। ये होता है हमारा सेट ऑफ लीन। ये तो आपको पता है, जैसे मान लो घड़ी गिरवी रख के मैंने लोन लिया था, अब लोन मैं नहीं दिया तो भी मनी लेंडर क्या करेगा, घड़ी के ऊपर अपना कब्जा कर लेगा, और कब्जे को क्या बोलते हैं हम, राइट ऑफ लीन। वेरी गुड, आगे चलो। अब आता है आरबीआई की कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म। प्रूडेंशियल नॉर्म हमारी क्या होती है, प्रूडेंशियल नॉर्म होती है कि किस तरह से आपको लोन को क्लासिफाई करना है। जैसे मान लो पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, किस तरह से उसको क्लासिफाई आपको करना है। अब लोन में ना दो स्टेजेस होती हैं, पहला हमारा होता है स्टैंडर्ड, क्या होता है स्टैंडर्ड, सेकेंड एनपीए। जब तक सारा कुछ पे हो रहा है टाइम पे तो होता है वो रेगुलर, क्या बोलते हैं उसको, रेगुलर, ओके। जब ड्यू डेट आ गई और पे नहीं हुआ तो 90 दिन तक वो ओवरड्यू रहेगा, 90 दिन तक क्या रहेगा, और 90 दिन के बाद वो क्या बन जाएगा, एनपीए। बट 90 दिन तक वो क्या रहेगा, एसएमए, दैट स्पेशल मेंशन अकाउंट। पहले 30 दिन वो रहेगा, फिर 30 दिन और फिर 30 दिन। यहाँ पर 90 दिन एक्सपायर हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, एनपीए। इससे पहले वो क्या रहेगा, स्टैंडर्ड। यहाँ पर एसएमए 1, 0, 1 एंड 2। पहले 30 दिन वो रहेगा एसएमए 0 में, अगले 30 दिन वो रहेगा एसएमए 1 में, और अगले 30 दिन रहेगा एसएमए 2 में। इसको बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट, जो रिस्क स्ट्रेस सिग्नल बताते हैं कि कितने डूबने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, ऐसा। और एनपीए तो आपको बताइए, फिर सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉसेस पढ़ते हैं, इसके प्रोविजन आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। एनपीए किसको बोलते हैं हम, एनपीए किसको बोलते हैं, अगर ब्याज या मूल, प्रिंसिपल मतलब 90 दिन तक ना आए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एनपीए। और अगर सीसी लिमिट अकाउंट है, मतलब कैश क्रेडिट या बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स है, तो वो 90 डेज का नहीं होता, वो तो आउट ऑफ ऑर्डर का। जब आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं, सुनो, अगर टर्म लोन का केस है या फिर बिल्स का केस है तो लेते हैं हम 90 डेज, ओके। बट अगर क्रेडिट फैसिलिटीज का केस है, मतलब सीसी लिमिट अकाउंट का केस है, तो वहां पर आउट ऑफ ऑर्डर, ऐसा ट्रिपल ओ। आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, सीसी लिमिट केस में होता है या तो हमारा पैसा ड्रॉइंग पावर से हमेशा ज्यादा रहे, मतलब जो मेरा अकाउंट है ना बैंक में वो हमेशा लोन अकाउंट ड्रॉइंग पावर से ज्यादा पड़ा रहता है, मतलब लिमिट थी 10 लाख रुपए की, उसमें आउटस्टैंडिंग कितना है जो मुझसे लेना है वो 14 लाख रुपए, हमेशा ज्यादा रहता है।
दूसरा, पिछले 90 दिनों में कोई भी पैसा नहीं आया। मैं 31 मार्च को खड़ा होकर देखूंगा बैलेंस शीट डेट पे कि पीछे कुछ आया है, और पीछे 90 दिनों में कुछ भी नहीं आया, तो भी वो क्या मान लिया जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर। बट पिछले 90 दिनों में कुछ तो आया है, क्रेडिट्स आर देयर, कुछ तो आया है, बट इतना भी नहीं है कि उससे ब्याज के एलिमेंट भी सेट ऑफ हो जाए। लेट्स से मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए का मूल रीपे करना था, और उसमें से 90,000 रुपये ब्याज था। मैंने सिर्फ 80,000 रुपये जमा करवाए पिछले 90 दिनों में, तो क्या आउट ऑफ ऑर्डर होगा, नहीं होगा? होगा, क्योंकि वो इतना अमाउंट भी नहीं है कि कवर हो जाए ऐसा। समझे? एग्जाम्पल देख लेना एक बार, आउट ऑफ ऑर्डर किसको बोलते हैं। ओवर ड्यू, मैंने बोला आपको कि जब ड्यू डेट आ जाए और ड्यू डेट पर पेमेंट ना हो तो उसको हम बोल देते हैं ओवर ड्यू। समझे? देन प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है, सुनिएगा। सब स्टैंडर्ड कैटेगरी है, मैं बस टाइम लाइन बना रहा हूं, सुनना बड़े ध्यान से आर्यन। यहां पर हमारा चलता है स्टैंडर्ड, जब सब कुछ सही हो रहा है, पैसा आ रहा है, ब्याज आ रहा है, सब कुछ सही है। उसके बाद ड्यू डेट आई, उसके बाद वो क्या बन गया, ओवर ड्यू, जिसमें 3 कैटेगरीज आती हैं, SMA 0, 1 एंड 2। इसके बाद वो क्या बन जाएगा, NPA। NPA की 3 कैटेगरीज है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। पहले 1 साल, मतलब जब एनपीए बना वो, वहां से 1 साल तक वो क्या रहेगा, एनपीए होने के 1 साल तक सब स्टैंडर्ड। अगले 1 साल तक वो रहेगा D1 कैटेगरी में। अगले 2 साल वो क्या रहेगा, D2 की कैटेगरी में, और उसके बाद D3 की कैटेगरी में। और सिक्योरिटी अगर रही नहीं है तो वो बन जाएगा लॉस एसेट्स। याद रहेंगी चीजें, और उनके ऊपर हमें प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा। सब स्टैंडर्ड है तो 15% ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, डाउटफुल सिक्योर्ड है और पहले ईयर का है तो 25, 1 to 2 है तो 1 to 3 है तो मतलब 40, एंड मोर देन 3 है तो 100, और अगर इनमें भी अनसिक्योर्ड है तो कंप्लीट 100, और लॉस एसेट्स है तो भी 100। ओके। और जो एसेट क्लासिफिकेशन होती है ना, वो रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के बेसिस पर होती है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिक्योरिटी तो पड़ी है मेरे पास बट फिर भी मैं उसके एनपीए नहीं मान रहा हूं। सिक्योरिटी होना और एनपीए होना बहुत अलग अलग चीजें हैं। ओके। एनपीए पैसा कितना आ रहा है उस बेसिस पर मानते हैं, सिक्योरिटी बेसिस पर नहीं मानते हैं। और जो एसेट क्लासिफिकेशन होगा वो बोरोवर वाइज होगा, फैसिलिटी वाइज नहीं होगा। इसका मतलब एग्जांपल दोगे आप? फैसिलिटी वाइज सर 2 अलग एग्जाम्पल, जैसे हमारा एक बैंक में एक ब्रांच में करंट अकाउंट है और एक में सेविंग अकाउंट है। तो हम फैसिलिटी वाइज देखेंगे कि भाई इसका करंट अकाउंट हाँ है हाँ नेगेटिव है तो हाँ। सेट कितना है। हम बोरोवर वाइज देखेंगे कि अगर एक बंदे का एक अकाउंट नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो हम उसको सेट ऑफ करें। ये देखो, जैसे मान लो यहाँ पर आर्यन है, आर्यन ने 2 लोन लिए हुए हैं बैंक से, एक लिया हुआ है हाउस लोन और एक लिया हुआ है। अब कार लोन तो एनपीए चल रहा है, बट हाउस लोन एनपीए नहीं चल रहा है, पॉजिटिव में चल रहा है, सही चल रहा है। तो क्या इसको एनपीए माना जाएगा, आर्यन को एनपीए माना जाएगा, या हाउसिंग लोन को भी एनपीए मान लिया जाएगा? और बोरोवर के दोनों अकाउंट, मतलब हाउसिंग को भी मान लिया जाएगा। हाँ। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो एनपीए की कैटेगराइजेशन है ना, वो बोरोवर वाइज होती है, ना कि फैसिलिटी वाइज। वेरी गुड। पूरे बरोबर को क्या मान लेंगे हम, एनपीए, और उसके अंदर जितनी भी फैसिलिटीज चल रही हैं सबको एनपीए मान लिया जाएगा। अकाउंट रेगुलराइज नियर द बैलेंस शीट डेट। अगर बैलेंस शीट डेट पर कोई भी अकाउंट रेगुलराइज हुआ है तो उसको हमें बड़े ही हैंडल्ड विद केयर लेना पड़ेगा, कि ऐसा तो नहीं है कि ईयर एंड पे कुछ ट्रांजेक्शन आ गई हो ताकि वो एनपीए कैटेगरी में ना चला जाए, और जब ईयर एंड हो गया अप्रैल में वो ट्रांजेक्शन वापस ले लियो, तो साफ साफ दिख रहा है अकाउंट स्लिप ना हो एनपीए में, इसलिए वो ट्रांजेक्शन करी है। तो रेटर को ये ट्रांजेक्शन बड़े ही ध्यान से देखनी है। ठीक है जी। देन गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस। देखो, अगर किसी लोन की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर रखी है और पैसा नहीं आ रहा है, वो रोड से आना पैसा बंद हो गया है, तो इंटरेस्ट को तो एनपीए मान लेंगे बट प्रिंसिपल को एनपीए नहीं मानेंगे। सर ऐसा कैसे? मतलब बैलेंस शीट में
प्रिंसिपल अमाउंट को रेगुलर ही दिखाएंगे, बट उसको इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना बंद कर देंगे। इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने का बंद करने का मतलब कि उसको इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एनपीए मान लेना कि इनकम हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से एनपीए नहीं मानना। मतलब एसेट को भी रेगुलर रख, बट इनकम रिकॉर्ड करना बंद कर दें, क्योंकि अगर एक बार एनपीए हो जाता है ना, अगर एक बार एनपीए हो जाता है तो हम इनकम रिकॉर्ड करनी बंद कर देते हैं, और जो पहले करी हुई होती है उनको रिवर्स करने पे आ जाते हैं कि जितने पहले करी उनको रिवर्स कर दो सबको, ऐसा। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट के एडवांसेस आ रही हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट के एडवांसेस हैं तो सेम ट्रीटमेंट होगा बस, एग्जैक्टली exactly. हाँ, चाहे इंटरेस्ट हो चाहे कोई और हो। आफ्टर दैट देखो एक बार रीडिंग ले लें इसकी। सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस है, तो जब तक गारंटी रेपुटेट नहीं होती वो स्टैंडर्ड ही माना जाएगा, बट इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनपी मान लिया जाएगा। मतलब इनकम रिकॉर्ड नहीं होगी, लिख लो साथ साथ में। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी किए हुए हैं तो सेम ट्रीटमेंट होगा जैसा नॉर्मल होता है। एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम, डू यू नो व्हाट इज कंसोर्टियम? पिक्चर से बताओ, ये क्या खेल रहे हैं, हम साथ साथ हैं या पोषम पापी पोषम पा? खेला है गेम कभी आपने? पार्टनर स्किल्स। एक्सेस टू, पार्टनर स्किल्स मतलब ठीक है, तो एक साथ इकट्ठे होते हैं तो हम उनकी मतलब स्किल्स से भी बेनिफिट ले लेते हैं एक दूसरे को। टाइप ऑफ, उसको कंसोर्टियम बोलते हैं। बट यहाँ पर बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं मैं आपको, जैसे मान लो अब मिस्टर एक्स मुझसे 10 करोड़ का लोन लेने के लिए आए किसी एसबीआई बैंक से, लेट्स से। अब ऐसे बैंक के पास उतना फंड नहीं है, तो 4-5 बैंकों को और जोड़ लेता है अपने पास। जैसे पीएनबी को जोड़ लिया, आईसीआईसीआई को जोड़ लिया, एचडीएफसी को जोड़ लिया, पीएनबी को जोड़ लिया, और फिर वो लोन देता है उससे। उसको हम बोलते हैं एडवांसेस अंडर टर्म, ताकि एक बंदे के ऊपर पूरा रिस्क ना आए। जब दो या दो से ज्यादा बैंक मिलके एडवांस ऑप्टेनिंग मतलब लोन एडवांस करे, उसको हम बोलते हैं कंसोर्टियम। जॉइंट अप्रेजल, कंट्रोल, ये सारे काम कौन करेगा? लीड कौन करेगा? जिसका हायर शेयर होगा। जैसे मान लो पूरी टीम में से मैंने तो 5 करोड़ का लोन दिया है, बाकी सबने किसने 1 का, किसने 2 का, किसने 3 का दिया, हायर शेयर किसका? मेरा। तो पूरी कंसोर्टिंग वो लीड भी कौन करेगा? मैं करूंगा, ऐसा, समझे? और इसमें ये बात है, अगर रेमिटेंसेस हो रही हैं और वो रेमिटेंसेस एक बैंक के पास आ रही हैं, और वो बैंक वो रेमिटेंसेस किसी और के साथ पार्ट नहीं कर रहा है, तो उसकी बुक्स में वो एनपीए मान लिया जाएगा, उसकी बुक्स में वो एनपीए मान लिया जाएगा। जैसे एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लो उस बोरोवर ने जिसने 10 करोड़ का लोन लिया था, उसकी इंस्टॉलमेंट बनी पर मंथ 4 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट, ज्यादा नहीं है, इंटरेस्ट भी तो है इतने रुपए का, 4 लाख रुपए। पर मैंने वो रिसीव कर लिया 4 के 4 लाख रुपए की, लीड तो मैं ही कर रहा हूँ ना उसे। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, थोड़ा थोड़ा शेयर सबको दे दूं जिससे मैंने लिया था, बट मैंने उनको शेयर नहीं दिया, तो क्या होगा? उनकी बुक्स में वो एनपीए मान लिया जाएगा। किसके नाम से? बोरोवर के नाम से, मेरे नाम से? मेरे नाम से, क्योंकि पैसा मेरे पे ड्यू है उनका, उससे तो पैसा आ चुका है। समझे या नहीं समझे? और ड्रॉइंग पावर एलोकेशन, ड्रॉइंग पावर एलोकेशन कौन करे? मतलब कौन ड्रॉइंग पावर एलोकेशन मतलब होता है कि कितना पैसा वो किससे विड्रॉ करवाएगा, वो लीड बैंक डिसाइड करेगा, जिसका हायर शेयर होगा कि कौन बंदा किससे विड्रॉ, कितना विड्रॉ कौन से बैंक से करवा सकता है। और जो दूसरा बैंक है ना, उसको अरेंज खुद करना पड़ेगा कि वो पैसा मुझसे ले ले। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, एक एग्जांपल है, जैसे अब मार्केट, ये तो स्टॉक दिया हुआ है पर जो सिक्योरिटी पे आ रहा है, ये मार्जिन हट गया, इतना स्टॉक मेरे पास आया, इतना सिक्योरिटी दी जा रही है उसे। अब इतना लोन उसको देना है, 25,680 करोड़ रुपए देने हैं। अब ये सारे बैंक का लिमिट्स है। एसबीआई का शेयर कितना है? मतलब 25,680 में से 32.25 किसका होगा? तो लीड भी कौन करेगा कंसोर्टियम को? एग्जैक्टली बस ये बात है, आई शेयर हो जाएगा। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। जैसा ग्राफ में आपको दिख रहा है, क्या लग रहा है ये? किसकी? सिक्योरिटी की। अगर मान लो सिक्योरिटी की वैल्यू भी कम हो जाए, तो अकॉर्डिंगली मुझे उस पर प्रोविजन बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है देखते हैं वो। अगर, चलो इरोजन देख लेते हैं पहले क्या होता है। इरोजन का मीन क्या होता है? ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग। अगर
जितनी वैल्यू बैंक ने एसेस की थी, जितनी वैल्यू बैंक ने, जैसे इस घड़ी की वैल्यू लेट से 1.5 लाख रुपए एसेस की थी। ओके, अब इसकी वैल्यू 75,000 से भी कम रह गई है, मतलब 50% से भी कम रह गई है, तो मेरे लोन को क्या मान लिया जाएगा, डाउटफुल कैटेगरी, और उसको प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा। समझे? जस्ट अ सेकेंड। हेलो। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया अभी, अगर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एसेस्ड वैल्यू से 50% से कम हो जाए तो उसको डाउटफुल कैटेगरी में हम डाल देते हैं और प्रोविजन अप्रोप्रिएटली हमें बनाना पड़ता है। और अगर सिक्योरिटी की वैल्यू 10% से भी कम हो जाए, क्या बोला मैंने, सिक्योरिटी की वैल्यू अगर 10% से भी कम हो जाए तो मुझे उसको मान लेना है लॉस एसेट्स। बट 10% किस से, ये मुद्दा बनता है, 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन द बोरोवेबल अकाउंट। जैसे मान लो सिक्योरिटी लेट से 1.5 करोड़ रुपए की थी। ओके, और बोरोवेबल अकाउंट में 1,10,00,000 रुपए के थे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के। अब अगर सिक्योरिटी की वैल्यू 11 लाख से भी कम हो गई ना, टोटल अमाउंट जो बोरोवेबल अकाउंट में था उससे 10% से भी कम हो गई, तो उसको क्या मान लेंगे, लॉस एसेट्स। बस। ओके जी। आगे आसान सी चीजें हैं, देखना एक बार। अब कोई मैंने एनएससी मतलब कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, बॉन्ड हैं, उनके बेसिस पर लोन प्रोवाइड किया तो हम दे सकते हैं, एडिक्वेट मार्जिन रखा हुआ होना चाहिए। एडवांसेस टू स्टाफ पढ़ लेना एक बार, बता रहा हूं आपको मैं। इसमें एक बात है, अगर हम स्टाफ को एडवांसेस दे रहे हैं तो वहां पर बोरोवर वाला कोई केस वहां पर आएगा, एडवांसेस फ्रॉम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ओके, और पहले वहां पर प्रिंसिपल रिकवर होता है और फिर वहां पर रिकवर होता है हमारा इंटरेस्ट। एग्रीकल्चर एडवांसेस, दो तरह के एग्रीकल्चर एडवांसेस होते हैं, फर्स्ट इज लॉन्ग ड्यूरेशन एंड सेकंड इज शॉर्ट ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप का कोई एग्जांपल दे सकते हो आर्यन, जिसको हार्वेस्टिंग में साल भर से ज्यादा लग जाता है? शुगर केन, और बम्बू प्लांटेशन, और सफेदा कितने दिन में होता है, 1 साल? अच्छा, सफेदा प्लांटेशन होती है एक, और सफेदा को 10 साल लग जाते हैं? अच्छा, और और ऐसे अगर कोई पेड़ वगैरह लगाएंगे ठीक है चलो। वहाँ नहीं, वो 6 महीने की होती है उनकी तो वैसे। नहीं वो बैंक से। अच्छा, वो एक बार जब होते हैं, मतलब बड़े होते हैं जब, वो ठीक है। सो देखो, और शॉर्ट ड्यूरेशन एग्जांपल जैसे राइस हो गया, वीट हो गया,
बाजरा हो गया, ओके, ये सब हो गए। अब देखो, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए लोन लिया है और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए लोन लिया है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन का एनपीए, क्या बोला मैंने, लॉन्ग ड्यूरेशन का एनपीए वो कब माना जाएगा, जब वो ओवरड्यू हो फॉर द वन क्रॉप सीजन, वन क्रॉप सीजन तक वो ओवरड्यू रहेगा तो वो एनपीए मान लिया जाएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन में जब वो ओवरड्यू टू क्रॉप सीजन तक रहेगा तो वो एनपीए मान लिया जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे शुगर केन का 1 साल 2 महीने का है, लेट से। अब 1 साल 2 महीने के लिए लोन मैंने लिया है, उसके बाद आगे ड्यू डेट, ड्यू डेट पर पे नहीं हुआ, वो पे तो क्या, हाँ पे नहीं हुआ, डिफॉल्ट कर दिया। तो जब वो ओवर ड्यू 1 साल 2 महीने तक रहेगा, 1 साल 2 महीने के बाद वो क्या माना जाएगा, एनपीए। 1 साल 2 महीने तक वो क्या माना जाएगा, ओवर ड्यू, ओवर ड्यू, ठीक है। और वहीं पे अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है तो जब वो टू क्रॉप सीजन को ओवरड्यू रहेगा तो वो एनपीए मान लिया जाएगा। बस ये आगे तो पढ़ने वाली बात है कि अगर जैसे मान लो कोई बारिश आ गई, नेचुरल कैलेमिटी हो गई, जिसकी वजह से सारी फसलें खराब हो गई, तो बैंक अपने उससे कोई भी रीमेजर कर सकता है उसे। कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर, कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, पीवाईक्यू लिख लो। देखिएगा, ड्राइंग पावर किस तरह से कंप्यूट की जाती है। ड्रॉइंग पावर डीपी बोलते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट कितना वो विड्रॉ कर सकता है, ये सैंक्शन लिमिट से अलग हो सकती है। कंसीडरेशन, ऑडिटर को ध्यान रखना है कि जो हमारा अकाउंट है, जो बोरोवल का अकाउंट है ना, वो दोनों से कम रहना चाहिए, सैंक्शन अमाउंट से भी कम रहना चाहिए और ड्रॉइंग पावर से भी कम रहना चाहिए। बैंक की ड्यूटी बनती है कि अगर स्टॉक के ऊपर लोन दिया है, अगर स्टॉक के ऊपर लोन दिया तो स्टॉक स्टेटमेंट अपडेटेड वो ले रहे हो टाइमली बेसिस पर। और अगर स्टॉक स्टेटमेंट 3 महीने से पुरानी है तो उसको इरेगुलर मान ले। जैसे आज शुभम मेरे पास आया, शुभम बोला मुझे लोन चाहिए, मैं बोला किसके बेस पे चाहिए, बोला स्टॉक के बेस पे चाहिए, लाओ स्टॉक स्टेटमेंट। वो मेरे पास जुलाई जून में मार्च की स्टॉक स्टेटमेंट लेके आया, तो क्या मुझे लोन देना चाहिए मार्च की स्टॉक स्टेटमेंट पर, क्या 4 या 5 महीनों में क्या स्टॉक चेंज नहीं हुआ होगा, हुआ होगा। तो स्टॉक स्टेटमेंट शुड बी बिटवीन 3 मंथ्स ओनली, मतलब पिछले 3 महीने तक की होनी वो चाहिए। ऑडिटर सारी चीजों को ध्यान से देखेगा। फिर डीपी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की गाइडलाइन के अनुसार कंप्यूट हुई हो। अगर 5 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोजर है तो हमें डीपी कैलकुलेट करना, स्टॉक ऑडिट हमें करवानी पड़ेगी, कितना स्टॉक एक्चुअल में है या नहीं है। अब डीपी कंप्यूट कैसे होता है, सुनना मेरे बात ध्यान से। अगर स्टॉक है तो ऑब्सलेट स्टॉक, डैमेज्ड स्टॉक, ओके, और उधार वाला स्टॉक वो लेस कर दिया जाएगा। फिर जो कॉर्पस बचेगा, फिर जो कॉर्पस बचेगा वो एग्जैक्टली वो एनआरबी में, फिर उसके ऊपर हमारा मार्जिन लेस करके पैसा दिया जाएगा। और अगर डेटर्स हैं, डेटर्स के ऊपर लोन ले रहा हूं तो बेड डेट लेस हो जाएंगे, प्रोविजन लेस हो जाएगा, क्रेडिटर भी लेस होगा। क्यों, डेटर भी दे रखा है, क्रेडिटर भी दे रखा है, तो डीपी निकालने के लिए क्या डेटर में से क्रेडिटर लेस करोगे। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि डीपी कैसे कैलकुलेट होती है और क्या क्या उसमें लेस होता है, क्या क्या उसमें ऐड होता है। अगर हमारे सिक्योरिटी स्टॉक के बेसिस पर है तो जितना अनपेड स्टॉक है, डैमेज स्टॉक है, ऑब्सोलीट स्टॉक है, वो उसमें से लेस हो जाता है। और डेटर के बेस पर है तो उसमें से प्रोविजंस वगैरह लेस हो जाते हैं। मेन बात अपनी चल रही थी कि क्रेडिटर्स है तो क्या होगा, क्रेडिटर्स है तो स्टॉक में से लेस हो जाएंगे। क्यों होंगे, तो क्रेडिटर कौन से होते हैं, जिससे मैंने माल परचेज किया और पैसा पे ना किया हो। अगर माल परचेज कर लिया, पैसा पे नहीं किया, तो किस में कन्वर्ट होगा, अनपेड स्टॉक में, तो उसमें से वो मुझे लेस यहां पर करना पड़ेगा, बस। फिर एडवांसेस को ऑडिट हमें कैसे करना है, जैसे जितने अमाउंट्स बैलेंस शीट में इंक्लूड है वो एक्चुअल में आउटस्टैंडिंग होने चाहिए। एडवांसेस रिप्रेजेंट करते हो अमाउंट ड्यू टू बैंक, लोन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कोई भी एडवांस अनरिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए, वैल्यूएशन प्रॉपरली होनी चाहिए, और एज पर अकाउंटिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग होने चाहिए, और प्रोविजन एज पर आरबीआई नॉर्म्स होना चाहिए। अब अगर मुझे एडवांसेस के इंटरनल कंट्रोल के ऊपर वेरिफिकेशन चाहिए है, तो इंटरनल कंट्रोल में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस, डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट हुए हो, टर्म्स कंडीशन कंप्लाई हुए हो, सफिशिएंट मार्जिन केप्ट करना हो, और अगर सिक्योरिटीज शेयर्स के नेचर की हो तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई हो, सिक्योरिटी रजिस्टर्ड होना चाहिए, और सिक्योरिटी टाइम टू टाइम अपडेट हो जानी चाहिए, और अकाउंट सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर दोनों के विदिन रहना
चाहिए, और कोई भी अगर इरेगुलरिटी आई है तो वो नोटिस में हमें डालना पड़ेगा, और रिव्यू हमें साल में कम से कम एक बार तो करना पड़ेगा। ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम, रेवेन्यू आइटम को कैसे वेरीफाई करेंगे हम? ऑडिटर चेक करेगा आरबीआई की डायरेक्शन पूरी करी है नहीं करी है, मैच्योरिटी लेवल चेक करेगा, रेवेन्यू सर्टेन हो गया हो तभी रिकॉर्ड करियो, मतलब रेवेन्यू अगर अनसर्टेन हो भी तो रिकॉर्ड नहीं करना, ये रहा अनसर्टेनिटी हो तो। एडवांसेस अगेंस्ट सिक्योरिटी, प्रॉपर मार्जिन केप्ट कर रखा हो। बिल परचेज, बिल फॉर कलेक्शन, ऐसा होता है एक तो बिल फॉर कलेक्शन की मतलब बिल ड्यू हो गया, वो लोग मुझे कलेक्शन के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, बिल परचेज मैंने उसको डिस्काउंट करके दिया है, जो भी कलेक्शन चार्जेस डिस्काउंटिंग चार्जेस होते हैं वो जितने पीरियड का था उसमें पोर्शन हो जाता है, तो वो चीज हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। और अगर कभी भी बैंक रीनेगोशिएट करता है अमाउंट ऑफ लोन को, तो रीनेगोशिएशन के चार्जेस होते हैं तो वो हमें देखना पड़ेगा। रिवर्सल ऑफ इनकम, इसमें पता है क्या बात है? इसमें बात है कि अगर कोई भी एडवांस एनपीए हो गया है और कोई भी इनकम उस एनपीए पे हमने क्रेडिट की थी तो वो हमें रिवर्स करनी पड़ेगी। जो फीस कमीशन हमने लिया था उस टाइम पे लोन ग्रांट करने के टाइम वो भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा। और अगर पीरियड एक्सपायर हो गया है और रिवर्स अब नहीं हो सकती, अकाउंट फाइनलाइज हो चुके हैं, तो करंट ईयर में मुझे इक्विवेलेंट अमाउंट का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ओके। और अगर मान लो जैसे इनकम क्रेडिट करके दी बट इसमें डेबिट कर दी बहुत सारी ये नाम से कि भाई एनपीए हो गए, रिवर्स करना पड़ेगा, तो ऑडिटर को डीपली वेरीफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो एनपीए हुए हैं या इनकम कम करने के लिए लेस कर रहे हैं वो लोग। फिर लीज एसेट पे देख लेते हैं रेंट वेंट टाइम पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। टेक आउट फाइनेंस क्या होता है? मतलब ऐसा फाइनेंस मेथड जिसमें हम नया लोन ऑब्टेन करते हैं ताकि पुराने वाला रिपे हो सके, उसको बोलते हैं टेक आउट फाइनेंस। बट टेक आउट फाइनेंस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सामने देखो एक बार, टेक आउट फाइनेंस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? लॉन्गर टेन्योर क्रेडिट देने के लिए, जैसे मान लो बैंक को कोई 20 साल का लोन देने की इजाजत नहीं है, बैंक क्या करती है 10 साल का लोन दे देती है और उसके बाद बोलती है कि 10 साल का मैं आपको एक और लोन दे दूंगा, आप पुराने वाला उससे रीपे कर देना ताकि वो पुराना चलता रहे। जैसे मैंने आर्यन को 10 लाख रुपए का लोन दिया, 10 साल बाद ये 10 लाख 80 हजार का मिले होगा, मतलब एग्जैक्ट जो उसकी वैल्यू रहेगी अप्रोक्सीमेट। ओके। और अब 10 साल से ऊपर का मैं दे नहीं सकता लोन, मैं क्या करूँ इसको 10 लाख 80 हजार का लोन दे दूंगा एक और, पुराने वाला रीपे हो जाएगा और इसके नाम पे एक नया लोन चल पड़ेगा कितने रुपए का? 10 लाख 80 हजार रुपए का। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टेक आउट फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस एक्सपेंड हो जाता है, और कोई एक्सपोजर इशू है कि मुझे लिक्विडिटी करेंसीज है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। पार्शियल रिकवरीज इन द एनपीए, इसमें ये बात है अगर एनपीए की रिकवरी हुई है, मतलब कोई एनपीए हो गया था तो रिकवर हो गया, तो मैं इंश्योर करना है, तो मुझे इंश्योर करना है कि वो जो पैसा आया है एनपीए का वो नई क्रेडिट फैसिलिटी से ना आया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक से ही लोन ले लिया और बैंक को ही पैसा दे दिया, ऐसा। मेमोरेंडम अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मतलब मैंने आपको बताया कि अगर एक बार एनपी हो जाता है तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं करना, और जितना रिकॉर्ड करना है वो रिवर्स करना है। अब एक बात बताओ, फाइनल अकाउंट्स में तो बैंक रिकॉर्ड नहीं करके रखेगा, बट एक माइंड मेकअप तो करके चलेगा ना। अगर ये अकाउंट रेगुलराइज हो जाए तो कितना ब्याज आ सकता है, उसी अकाउंट को हम बोलते हैं मेमोरेंडम रिकॉर्ड, मेमोरेंडम अकाउंट, जिसमें जनरली एफएस का पार्ट नहीं होता, मतलब जब एनपी हो जाता है तो रिवर्स करवानी पड़ती है, और जो इंटरेस्ट होता है वो मेमोरेंडम अकाउंट में चार्ज करवाना होता है। फिर ऑडिटर को रिपोर्ट इशू करनी होती है सीजी को, रिपोर्ट ऐसी इशू करनी है जो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करे। ओके। इस पे रिपोर्ट देनी है कि ट्रांजैक्शन पावर में है या पावर में नहीं है, और अदर मैटर एज में भी डिस्क्राइब। और ऑडिटर को अमंग ऑल द रिपोर्ट्स 2-3 रिपोर्ट और देनी पड़ती हैं, जैसे रिपोर्ट ऑन ट्रेजर ऑपरेशन, रिपोर्ट ऑन लिक्विडिटी रेशियोज, रिपोर्ट ऑन एसएलआर, जो भी रिपोर्ट ऑन आरबीआई डायरेक्शंस। ओके, सारी रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। उनमें से एक होती है एलएफ या लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें एक क्वेश्चनर होता है, बस ऑडिटर को यस और नो फिलअप करना, हाँ ये हुआ है यस कर दो, नहीं हुआ तो नो कर दो। और कब तक फाइल करनी पड़ती है? 30 जून ऑफ एवरी ईयर तक। ओके जी, तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर बैंक ऑडिट। कल करते हैं इसके क्वेश्चंस, तो टिल देन बाय बाय, सी यू सून।